बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम चेयरमैन कायमा कमेटी लॉ एंड जस्टिस कौमी असम्बली जनाब रियाज़ फतियाना साहब के साथ मौजूद हैं और पिछले 10-15 दिनों के दौरान एक बिल के हवाले से ख़बर उड़ी कि कोई जैसे ऐसी कानून साजी की जा रही है कि जिसके बाद बराह रास्त हाई कोर्ट में हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान को इंडक्ट किया जा सकेगा। खैर, इसकी बाद में वजाहत भी सामने आई, लेकिन फतियाना साहब अपने हलके में मौजूद थे। उसके बाद कुछ इनकी मसरूफियात थी, तो अब हम इनसे जो है हमें मौका मिला है कि हम बराह रास्त इनसे जाने कि क्योंकि वो बिल भी इन्हीं की तरफ से लाया गया था और फिर वापस भी ले लिया गया, तो आखिर उसमें लिखा क्या गया था जिसकी वजह से लोगों ने इसका ये तासुर लिया कि जैसे बराह रास्त मिलिट्री अफसरान को जो है वो हाई कोर्ट में इंडक्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फतियाना साहब। बताइएगा, ये जो आपकी जानिब से एक बिल लाया गया था और फिर आपने वापस भी ले लिया, तो ये इतनी जल्दी ये बिल मुतनाज़ा कैसे बन गया और लोगों को ये तासुर कैसे मिला? देखिए, इसके बारे में कहा जा सकता है सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात इन्हें नागवार गुजरी है। दिलचस्प बात है, कई पूरे बिल में फ़ौज का जिक्र ही नहीं है। इसमें ज़िक्र ये था कि ऐसे बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में काम करते हैं फेडरल सतह पे या प्रोविंशियल सतह पे, सूबाई सतह पे, ऐसे बहुत सारे मुलाजमीन जो कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में काम करते हैं, लेजिस्लेशन विंग में, कानून साजी के शोबे में, और उनका तजर्बा, उनकी ड्राफ्टिंग, उनका नो हाउ, नॉलेज इतना ज़्यादा है कि आम वकील से भी अक्सर ज़्यादा होता है, और वो उनको हक़ नहीं मिलता कि किसी कंपटीशन में चले जाएं। ख्याल यही था कि जैसा आपने देखा होगा कि कई ऐसे शोबे हैं जहाँ एक महकमे दूसरे महकमे में स्विच करता है तो पिछला एक्सपीरियंस का काउंट हो जाता है। ख्याल ये था कि अगर वो एक जो क्वालिफ़िकेशन है कि 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए, 10 साल प्रैक्टिस ना भी हो लेकिन अगर वो कानून के शोबे में है तो उसके तजर्बा 10 साल में शुमार किया जाए। बुनियादी तौर पर इसकी सोच फ़लसफ़ा यही था कि वो सरकारी सिविल अफसरान जो वजारत कानून व इंसाफ या कौमी व सूबाई असम्बलियों या सेनेट में, उनको एक मौका फराम किया जाए हेल्दी कंपटीशन का। उससे देखें, चीफ जस्टिस ने रिकमेंड करना होता है नाम, तो वो ये तो ऊपर से तो पैराशूट से कोई आ नहीं सकता, तो बिला वजह यहाँ पे फ़ौज का नाम घसीटा गया। ये एक मैं समझता हूँ कि हाईब्रिड जो 5th कॉलमिस्ट वार है, उसमें एक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसा तबका है जो कोई मौका खाली नहीं जाने देता और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। ये एक डिस इन्फॉर्मेशन की कंपेन थी। मेरा नाम यूज़ किया गया कि मैंने बिल मूव किया, यकीनन मैंने बिल मूव किया था, लेकिन उसमें तो कोई ऐसा ना कि सोच थी, ना मुझे किसी की तरफ से कहा गया, ना ये हुकूमत का बिल था, ना ये फ़ौज का बिल था, ये मेरा पर्सनल बिल था और इसका मकसद बड़ा वाज़े मैंने बता दिया है। तो जब मैंने देखा इस पर ज़्यादा ज़ोर शोर से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया तो अक्लमंदी मैंने यही कि मैंने बिल ही विड्रा कर लिया ताकि ये चीज़ दम तोड़ जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन इसका मेरा ख्याल है कोई सिरे से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं बनता फ़ौज के साथ। लेकिन सर, जो नाक़दीन है वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से बिल लाया गया और फिर वापस लिया गया, तो इसके पीछे असल में वही चीज़ थी जो अफवाह उड़ी और इसी वजह से आपने बिल वापस लिया है। मुझे किसी ने ना बिल लाने से पहले तजवीज़ किया, ना बिल वापस करते हुए किसी ने रोका या मुझे कहा। ये मेरी अपनी सोच थी जो मैंने अपनी विल इस्तेमाल की, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। एक सर क्वेश्चन, इस वक्त EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़ा इशू बना हुआ है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने मिनिस्टर्स हैं कुछ, वो तो बराह रास्त बयानबाजी भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, एक अरसे से एक हमारे इंतखाबी निज़ाम पे सवालात उठते आ रहे हैं कि जो बैलेट का सिस्टम है उसमें हर वक्त ठप्पा माफिया जो है वो कामयाब हो जाता है और इसीलिए हुकूमत चाह रही है कि ये रिफॉर्म लाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखें, पहले स्कूल मास्टर वोटर लिस्ट बनाते थे। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स था 2006 में, जब मैंने अपनी ज़हनी सोच के तहत इनोवेशन बेस्ड फ़ैसला किया। इसमें ना वो हुकूमत का बिल था, ना कोई प्राइवेट बिल था, ना अपोजिशन का बिल था। मैंने फ़ैसला किया कि एक तख्लीकी सोच के पेश नज़र कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इस पर मैंने मीटिंग कॉल की। चेयरमैन नादरा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल कमर दिलशाद साहब थे, तारक मलिक साहब चेयरमैन नादरा थे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सबको बुलाया। असम्बली में मीटिंग हुई, वहाँ मैंने इनके सामने ये सोच रखी कि क्यों ना हम कंप्यूटराइज वोटर लिस्टें बनाएं जो नादरा के पास डाटा रिकॉर्ड मौजूद है। इससे स्कूलों में बच्चों का नुकसान नहीं होगा,
स्कूल टीचर की किसी जमात से एफिलिएशन हो सकती है, वो वोट दाएं बाएं कर देता है। तो सब ने कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके लिए नादरा ने कहा हमारे पास कैपेसिटी है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा इस पर कानून बदलना होगा। लॉ डिवीजन ने कहा हम कानून बदलने को तैयार हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने कहा हम फैसिलिटेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा हम खर्चा देने को तैयार हैं। 2 मीटिंग्स हुई और हमने फैसला कर दिया। आपने देखा 2017 में पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कंप्यूटराइज नादरा की लिस्टें आई जिस पे इलेक्शन हुआ। तो उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। खुद चीज़ें अपडेट होती जाती, वरना पहले लोगों को बहुत ज़लील होना पड़ता था। इसी तरह दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऑटोमेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो नए सब्जेक्ट्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो मेरे ख्याल कोई भी मज़हब कौम टेक्नोलॉजी से ख़ुद को अलग थलग नहीं रख सकती। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होने नहीं जा रही। ख़ुद हमारे पड़ोसी मुल्क में इसी पर इलेक्शन पिछले कई इलेक्शन हो चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, बेइंतहा इलेक्शन इसी पे हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये कि ऐसे ही मफरूज़ा शोर शराबा शुरू कर दिया गया। इसके मकासद ये हैं कि ठप्पा इलेक्शन था, उसमें 2 नुकसान थे। एक तो जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं पोलिंग स्टाफ, उनकी अपनी सियासी वाबस्तगियाँ मुख्तलिफ लोगों के साथ होती हैं। वो क्या करते हैं कि जहाँ देखते हैं कि यहाँ जिसको हरवाना है तो उनको स्लो कर देते थे। वोटिंग स्लो कैसे होती थी कि जहाँ 1 मिनट में उन्होंने एक बैलेट पेपर पूरा बना के तैयार करके देना, उसमें 5 मिनट लगा देते थे। इतना स्लो करते थे कि आधे वोट बेचारे खड़े हो के औरतें ख़ास तौर पर घरों को लौट जाते थे, उनको वोट कास्ट करने का मौका नहीं मिलता था। वोटिंग स्लो कर दी जाती थी। नंबर 1, जब उसकी काउंट शुरू होता था तो काउंट करते वक्त एक मोर ऊपर लग गई है, नीचे लग गई है, मध्यम लग गई है। कुछ लोग सादे लोग होते हैं, वो सीधी के बजाय उल्टी मोर लगा देते हैं। कहते हैं जी इसमें 12 खाने नहीं बने हुए, ये वोट कैंसिल। हालांकि उसने भी विल तो दे दी। एक सुपीरियर कोर्ट का फैसला भी है कि जो उसने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया है, उल्टी मोर भी काउंट की जा सकती है। लेकिन मेरे इल्म में है कि हज़ारों जगहों पे उल्टी मोर जो लगती है उसका वोट कैंसिल हो जाता है। कहीं पे वो कोई कुछ लगा देता है, तो उससे गलतियाँ जो होती हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे कम से कम औसत 10% वोट ज़ाया हो जाते हैं और वो किसी खाते में नहीं जाते। अब आदमी आया, वोट डाला उसने, लेकिन वो ज़ाया हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ़ायदा ही होगा, एक तो वोट ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आइदर में वोट कहीं ना कहीं लगेगा जाके। ये नहीं हो सकता कि वो वोट ना उधर लगा ना इधर लगा, वो ज़ाया हो गया। और उससे स्पीड तेज़ हो जाएगी इलेक्शन की। फिर उसके बाद जब काउंट करने में घंटे लग जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े मार कुटाई वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा रिज़ल्ट बाहर आ जाएगा। और फिर ये भी होता था कि प्रिजाइडिंग अफसर साहब रिज़ल्ट इकट्ठा करते थे, रास्ते में गायब हो जाते थे। वो रिटर्निंग अफसर के पास 4-4, 6-6 घंटे पहुंचते नहीं थे, रास्ते में रिज़ल्ट चेंज हो जाता था। फिर ये भी होता था कि मुखालिफ का वोट ज़ाया करने के लिए बैलेट पेपर का थैला खोलते थे और जो उसके वैलिड वोट थे उस पर डबल ठप्पा लगा देते थे। एक मोर और लग जाती थी। वो उस कहते जी देखें जी वोट इसको पड़े हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे बंदे को भी वोट डाल दिए, ये वोट ज़ाया हो गया। तो इस तरह भी मजबूरी, एक प्लानिंग के तहत ये एक धांधली की जाती थी। प्लान्ड, इसको रिगिंग कहते हैं। तो सारी चीज़ों का दाम तोड़ जाएगा, कोई डबल ठप्पा नहीं लगाएगा, उल्टी मोर काउंट होगी और वो अपना स्लो नहीं हो सकेगा इलेक्शन। काउंटिंग फ़ौरन हो जाएगी, रास्ते में प्रिजाइडिंग अफसर रिज़ल्ट चेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट जब वहाँ से तैयार होगा इमीडिएटली उसका लिंक होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो वहीं से लिंक से आईटी के ज़रिए फौरी उसका रिज़ल्ट रिटर्निंग अफसर के पास भी पहुंच जाएगा उसी पोलिंग स्टेशन से, और वो प्रोविंशियल और फेडरल हेडक्वार्टर में भी इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट पहुंच जाएगा और साथ साथ कैलकुलेट होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इशू है टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये नहीं कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर किसी को इतराज़ होगा तो वो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल करेगा। यहाँ पे मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि 100 रूपा में था कि 120 दिन में फ़ैसला करना ज़रूरी है कोर्ट का। 5 साल तक नई असम्बली बन गई, इलेक्शन पिटीशन का फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये पूरा इलेक्शन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री गुजरी है, पिछली सियासी हिस्ट्री, इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में है जहाँ अवाम वोट कुछ देना चाहती है, वोट का रिज़ल्ट कुछ और निकलता रहा है। ये उसमें बहुत से लोग मुलव्वस रहे हैं। उसमें ऐसे लोग भी थे जो इलेक्शन कमीशन में तैनात रहे, जो पोलिंग स्टाफ की शक्ल में, रिटर्निंग अफसर की शक्ल में। इसमें अनफॉर्चुनेटली अदालतों का रोल भी कई जगहों पे ऐसा रहा, मुतनाज़ रोल रहा। माजी की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब वक्त आ गया है कि हम आगे की तरफ बढ़ें, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इस्लाहात हों, कानून को मुस्तहकम किया जाए,
हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और अगर टेक्नोलॉजी इतनी बुरी है तो फिर आप सब कुछ बंद कर दें, फिर वापस चले जाएं, पैदल चलना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमें नेक नीति के साथ इस फैसले को कबूल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फतियाना साहब, बड़ा डिटेल में आपने जो हाई कोर्ट में इंडक्शन का बिल था उसके हवाले से भी बताया और ईवीएम के हवाले से, और जो पुराना हमारा तरीक़ाकार है एक इलेक्शन का, उसके हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार किया। थैंक यू सो मच वक्त देने का। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।